हेलो गाइस, वेलकम टू IQ स्टूडेंट पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर इन्वायरमेंटल स्टडी EVS के 2 क्वेश्चन के आंसर्स देखेंगे और मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस के भी आंसर प्रोवाइड करूंगा आप सबको। मैं यहाँ पर आपको बेसिकली थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर दूंगा चीज़ों को, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाए और आप इजीली उन चीज़ों को एक्सप्लेन करके लिख पाएँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, what do you understand by the multidisciplinary nature of the environmental study? How the multidisciplinary approach is helpful in the solving various environmental problem? पर्यावरण अध्ययन के बहुआयामी स्वरूप से आप क्या समझते हैं और विभिन्न पर्यावरण समस्याओं को हल करने के लिए बहुविषयक दृष्टिकोण कैसे सहायक है? ठीक है, इनको एक्सप्लेन करना है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा। ये आप क्वेश्चन पेपर पे देखो, क्वेश्चन पेपर पे साफ लिखा हुआ है कि आप किसी भी लैंग्वेज में आंसर लिख सकते हो, बस लैंग्वेज पूरे असाइनमेंट में एक होना चाहिए। मींस अगर आप EVS इंग्लिश में भी लिखना चाहते हो तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, और अगर हिंदी में लिखना चाहते हो तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री या फिर जब कोई भी असाइनमेंट बनाओगे तो आप उनको किसी भी लैंग्वेज में लिखोगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके इस असाइनमेंट पे। ओके, तो हम फर्स्ट आंसर को देखेंगे। यहाँ पर मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ द एनवायरमेंटल स्टडी, इस आंसर को मैंने 3 फेजेस में किया है। सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन और इंपॉर्टेंस बताया है, जो कि ये फर्स्ट स्लाइड पे है। देन आगे आपको टाइप्स ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोचेस मिलेंगे एग्जाम्पल के साथ, और फिर थर्ड फेज में हाउ इट हेल्पफुल, ये मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच जो है ये हेल्पफुल कैसे है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ये भी वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है। ये भी एक्सप्लेनेशन है और इम्पोर्टेंस है मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोचेस के, आप इनको नोट डाउन कर सकते हो। इनमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट आपको करने हैं तो आप वो भी कर सकते हो अपने आइडिया के अकॉर्डिंग। ओके, अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोचेस हैं एनवायरमेंटल साइंस के रिगार्डिंग, जैसे कि इकोलॉजी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एटमॉस्फेरिक साइंस, ओशियनोग्राफी, जियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, इन सब पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो एनवायरनमेंट जो है वो इम्पैक्ट होता है। ठीक है, इन सभी पर्सपेक्टिव से एनवायरनमेंट को बचाया जा सकता है। वो चीज़ हैं वो हम इस सभी फेजेस में एक्सप्लेन कर रहे हैं। आगे मैंने इन सब के एक्सप्लेनेशन भी दे रखे हैं, तो आप देख सकते हैं। इकोलॉजी, बायोलॉजी, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, फिर मैंने इकोलॉजी को डिविजन्स किए हैं, जैसे कि लैंडस्केप इकोलॉजी, इकोसिस्टम इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी। बायोलॉजी के भी टाइप्स हैं, तो जो ये सब डिविजन्स हैं इनके भी डेफिनेशन लिख दोगे ना तो आपके 2-3-4 पेजेस और भी एक्स्ट्रा कवर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो 50 मार्क्स का है। ठीक है, आप जितना ही एक्सप्लेन कर दो उतना ही कम है। मैं इस वीडियो के एंड में कुछ प्रॉब्लम्स और टिप्स पे भी बात करूंगा जो जनरली बच्चे पूछते हैं, और कैसे मैक्सिमम मार्क्स आप अचीव कर सकते हो। आई विल ट्राई टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड। ओके, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री यानी कि पर्यावरण रसायन विज्ञान, ये साइंस की एक ब्रांच है जो कि केमिकल चेंज से डील करता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे होगे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, देन SO2 जो है बहुत पॉइजनस गैस है, इसके बारे में बताया गया है। SO2 से रेस्पिरेटरी डिजीजेस होते हैं। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ये भी काफी हार्मफुल गैस है। रिएक्शन भी दिए हुए हैं, आप ये रिएक्शन भी जरूर नोट डाउन कर लें। रिएक्शंस को लिखने से आपके जो आंसर है वो काफी अट्रैक्टिव लगेगा और रीजनेबल लगेगा कि आपने विद रिएक्शन और एक्सप्लेनेशन आपने अपना आंसर को दिया है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन, ये इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से होता है। मीथेन और इस टाइप की गैसेस जो है ना यहाँ प्रोड्यूस होती हैं, इनकी वजह से कैंसर वगैरह भी होता है। ये मैंने लिख रखे हैं सब पॉइंट्स में, सब डिविजन्स में, आप ये देख सकते हो। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग वगैरह के भी रीजन होते हैं। एसिड रेन, ये आप टॉप पे एक रिएक्शन देख रहे होगे कि SO3 प्लस H2O, सल्फर ट्राइऑक्साइड और H2O का जब रिएक्शन होता है तो H2SO4 बनता है, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है, और इसकी वजह से एसिडिक रेन भी होता है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, एटमॉस्फेरिक साइंस, वायुमंडलीय विज्ञान, और फिर नेक्स्ट है ओशियनोग्राफी। अर्थ के जो चारों साइड सराउंडिंग्स हैं उसको ही एटमॉस्फेयर कहते हैं, और उसकी स्टडी को एटमॉस्फेरिक साइंस बोलेंगे। आप यहाँ पर एटमॉस्फेयर के जो डिफरेंट लेयर्स है ना
उनको भी लिख सकते हो और उनको एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर दोगे तो वो और भी बढ़िया हो जाएगा। जैसे कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, आयन मंडल, बाहरिया मंडल, इंग्लिश में अगर बात करूं तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर लास्ट में होता है। ओशियोनोग्राफी के भी कई सारे टाइप हैं। बायोलॉजिकल ओशियोनोग्राफी जिसमें कि ऑर्गेनिज्म की स्टडी होती है, जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव जंतु होते हैं, पादप होते हैं, आई मीन प्लांट्स होते हैं, उन सब की स्टडी होती है। केमिकल ओशियोनोग्राफी जो भी रिएक्शंस होते हैं उनकी स्टडी होती है। ओशियन एसिडिफिकेशन, यहाँ पर पीएच लेवल पे ध्यान दिया जाता है। जियोग्राफिकल ओशियोनोग्राफी, इसमें ओशियन के जो फ्लोर हैं और टेक्टोनिक प्लेट्स हैं इनकी स्टडी होती है। ठीक है, मेरा एक्सप्लेन करने का ये पर्पज है कि आपको इजीली ये चीजें समझ में आ जाएं कि ये क्यों लिखे हैं और इनका रीजन क्या है, आप इनको और भी एक्सप्लेन करके लिख पाओ। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप यहीं पर सिमट के रह जाओ। जो मैंने चीजें लिखी हैं इसमें आप और भी चीजें ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो हम 6 पर्सपेक्टिव पे आते हैं अपने। जियोलॉजी यानी कि भूविज्ञान, इसके कुछ सब डिविजन्स है। इकोनॉमिक जियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, इन्वायरमेंटल इशू, इंजीनियरिंग जियोलॉजी, नेचुरल हजार्ड्स जिसमें कि अवलांच, अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी, वोल्केनो इनको इंक्लूड करते हैं। फिर 7 पॉइंट पे आए तो आर्कियोलॉजी यानी कि पुरातत्व। आर्कियोलॉजी आप सबको पता ही होगा, हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी, कल्चरल रिसोर्स एंड मैनेजमेंट। बाकी आप यहाँ पर और भी डिटेल में पढ़ सकते हो कि आर्टिफैक्ट, आर्किटेक्चर, बायोफैक्ट्स, इन सब चीजों को खोजना आर्कियोलॉजी के अंडर में आता है। ठीक, सो आपने देखा होगा मैंने कैसे इन 7 पॉइंट्सों को एक्सप्लेन किया। मल्टी डिसिप्लिनरी जो वेज हैं इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, सेम एज आगे के भी हैं, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, एथिक्स। आप इनको भी एक्सप्लेन कर लोगे अगर 4-4 लाइनों में भी ना, तो आपका एक आंसर जो है वो कम से कम 8 से 10 या फिर 12 पेजेस में भी आ जाएगा एक आंसर। ठीक है, आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको वर्ड्स भी कम से कम लेके चलना है। इनको अगर आप बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में लिखोगे या फिर ये पॉइंट्स के फॉर्म में लिखोगे ना, तो ये स्पेस ज्यादा कवर करेगा। और आप बीच बीच में जैसे ये मैंने पिक्टोरियल फॉर्म्स लगाए ना, आप इनको अगर पेंसिल से स्केचेस बना दोगे ना, तो आपका यहाँ पर भी स्पेस काफी कवर होगा और अट्रैक्टिव भी लगेगा आपका जो असाइनमेंट है। ठीक है, तो इन चीजों को आप ध्यान रख करके अपने असाइनमेंट को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हो। मेरे बताने का पर्पज यही है आप सबको। अच्छा, अभी भी हमारा फर्स्ट आंसर खत्म नहीं हुआ है। हमें इसमें भी हमारा जो थर्ड पार्ट है आंसर का वो भी बताना है कि हाउ इट हेल्पफुल टू सॉल्व एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोचेस हैं ये कैसे हेल्प करते हैं, इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इन सभी पॉइंट ऑफ व्यू से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होती हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोचेस की बात करें तो मैंने यहाँ पर डिफरेंट अप्रोचेस लिख दिए हैं। परसेप्शन एंड अवेयरनेस, लोगों में समझ और अवेयरनेस होना चाहिए एनवायरमेंट को लेके। एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही रीजन है एजुकेशन और ट्रेनिंग जिसकी वजह से फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स के लिए ईवीएस सब्जेक्ट जो है वो कंपलसरी कर दिया गया। अच्छे एजुकेटेड लोगों में भी इन्वायरमेंट को लेकर के कोई अवेयरनेस नहीं थी उनमें भी, अभी के जो जनरेशन में देखा जाता है। इसलिए आप सभी लकी हो कि आप सबको इन्वायरमेंट साइंस सब्जेक्ट मिला और आप सब इसको पढ़ रहे हो और आपने कुछ ना कुछ तो जाना ही होगा इन्वायरमेंट के बारे में और इसके इंपॉर्टेंस के बारे में। देन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो जो भी हमारे पास रिसोर्स है ना उनका कैसे मैनेजमेंट हो बेटर। ठीक है, मैंने ये 3-3, 4-4 पॉइंट्स लिख दिए हैं और आप इन पॉइंट्स के जो डेफिनेशन या फिर और एक्सप्लेन कर दोगे तो आप और भी अच्छे आंसर की तरफ बढ़ोगे। इनको एक्सप्लेन भी कर सकते हो, इनको मॉडिफाई भी कर सकते हो और अच्छे फॉर्म में। ठीक है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जो भी इम्पैक्ट्स आते हैं ना हमारे एनवायरमेंट्स पे उनको असेस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम असेस नहीं करेंगे ना तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि इम्पैक्ट आया क्या, क्या प्रॉब्लम हुई, क्या नहीं हुई। तो इन चीजों को जानने के लिए असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंट्रोल ओवर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड पॉल्यूशन, तो डिग्रेडेशन और पॉल्यूशन पे कंट्रोल करना रियली आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। सो डिग्रेडेशन एंड पॉल्यूशन को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आपने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया होगा अच्छे से, आई होप। अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। व्हाट आर द बायोजियोकेमिकल साइकिल, बायोजियोकेमिकल चक्र क्या है, परिस्थितिक तंत्र में विभिन्न प्रकार के जैव रासायनिक चक्रों का वर्णन करो। डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल्स इन द इकोसिस्टम। हमारे इकोसिस्टम में बायोजियोकेमिकल्स के अंदर बहुत सारी साइकिल्स होते हैं जो कि ये मैंने नीचे लिख रखे हैं। वाटर साइकिल,
ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, मिनरल साइकिल। ठीक है, आप ये देख पा रहे होगे। तो मैंने बायोजियोकेमिकल के दो डेफिनेशंस लिखे हैं, आप दोनों भी लिख सकते हो या दोनों में से एक भी लिख सकते हो। फर्स्ट डेफिनेशन में मैंने ये बताया है कि बायोजियोकेमिकल का जो फंक्शन है और प्रिंसिपल है वो इस चीज पे काम करता है कि कंजर्वेशन ऑफ मैटर पे। जैसा कि हम जानते हैं मैटर्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट ओनली कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, मैटर्स जो है उसको हम कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं। और सेकंड डेफिनेशन जो है, जो बायोजियोकेमिकल साइकिल सब्सटेंस टर्नओवर या साइक्लिंग ऑफ सब्सटेंस, ये एक पाथवे है जो कि केमिकल सब्सटेंस को ना मूव करने के लिए पाथ देता है। ये जो मैंने नीचे 6 साइकिल्स लिखे हैं, आप और भी साइकिल्स ऐड कर सकते हो, और भी साइकिल्स होते हैं, मैंने फिलहाल 6 ही लिखे हैं और 6 भी काफी हो गए हैं। बट अगर आप चाहो तो आप अदर और भी साइकिल्स ऐड कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने डायग्राम यहाँ पर पेस्ट कर रखा है, आप एज इट इज डायग्राम बना सकते हो। ये बायोजियोकेमिकल का डायग्राम है। यहाँ पर बिल्कुल बॉटम में आप देख पा रहे होगे कि मेंट्रल है, कोर है, डेप्थ डीप ऑफ अर्थ है। बीच में आप देख पा रहे होगे कि सॉलिड है, हाइड्रोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है, बायोस्फीयर है। ये जो है बीच में हमारा, इसको आप एक अर्थ के मॉडल के टाइप में मान लो। और टॉप पे देखो आउटर स्पेस है, यानी कि नीचे में हमारा बिल्कुल सेंटर ऑफ अर्थ है और टॉप पे हमारा आउटर स्पेस है। यानी कि ये जो डायग्राम है, ये पूरा डायग्राम सेंटर ऑफ अर्थ टू आउटर स्पेस की तरफ को है। अगर आप ये बना दोगे तो लिटरली आपको काफी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। सिर्फ राइटिंग करने से, सिर्फ 4 या 5 6 पेज लिख देने से ही सब कुछ नहीं हो जाता है, आपका डायग्राम बहुत कुछ बताता है। ठीक है, आप इस डायग्राम को बना सकते हो, स्क्रीनशॉट भी लेके आप रख लो। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं अब मूव कर रहा हूँ। तो हम अपने फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वाटर साइकिल। ठीक है, वाटर साइकिल को हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी बोलते हैं। ये आप यहाँ पर डायग्राम भी एक सिंपल सा बना सकते हो, ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। आप अगर चाहो तो सिंपल डायग्राम के थ्रू भी समझा सकते हो, और अगर नहीं भी बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इन 6 पॉइंटों को भी अगर लिख दोगे और इन 6 पॉइंटों के एक एक लाइन को भी एक्सप्लेन कर दोगे तो भी आप काफी कवर कर जाओगे। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि बायोजियो साइकिल के 6 पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब उन 6 पॉइंट को अगर आप एक एक पेज में भी एक्सप्लेन कर दोगे तो 6 पेज तो आपके ऐसे ही भर गए। सो फर्स्ट पॉइंट है इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण, दूसरा है सब्लिमेशन, थर्ड कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, फिफ्थ इन्फिल्ट्रेशन एंड सिक्स्थ राउंड ऑफ। ठीक है, आप ये पिक्चर में भी देख पा रहे हो कि यहाँ पर भी सारे प्रोसेस लिखे हुए हैं। सेकंड साइकिल पे आते हैं, ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल बहुत ज्यादा इजी है, आप यहाँ पर डेफिनेशन भी टॉप पे देख रहे होगे और नीचे इसके 3 स्टेजेस भी हैं। मैं आपको सिंपल वर्डों में बता दूं तो एनिमल, हम जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो पेड़ और ट्री एब्जॉर्ब करते हैं और वो अगेन ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हम उन ऑक्सीजनों को दोबारा एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये साइकिल जो चलता है, इसी साइकिल को बेसिकली ऑक्सीजन साइकिल बोलते हैं। बस मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है, आप इनको लिख सकते हो और भी मॉडिफाई कर सकते हो अपनी तरफ से। थर्ड, कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल भी ऑक्सीजन साइकिल की तरह ही है। इसमें एनिमल यानी कि हम जो है सांस लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन हम पहले लेते हैं, फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ट्रीज जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वो वापस एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। इसमें एक चीज और ऐड हो गया है कि जो कंबशन होता है और डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट होता है, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। यही रीजन है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है कंटिन्यूसली। ठीक है, और ऑक्सीजन प्रोड्यूस कम हो पा रहा है क्योंकि ट्रीज जो हैं वो कटते जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन कम प्रोड्यूस हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए एनवायरनमेंट इम्बैलेंस हो रहा है। ये फोर्थ है नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल के भी कुछ टाइप्स हैं, एमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन अपटेक बाय द प्लांट्स, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, डेंट्रिफिकेशन। ठीक है, आप इन सबको लिख सकते हो, मैंने बहुत इजी वर्ड्स में यहाँ पर एक्सप्लेन किया नाइट्रोजन साइकिल को भी। नाइट्रोजन साइकिल का डायग्राम वैसे तो हार्ड है, आप इसको छोड़ ही दो तो कोई बात नहीं, आप ये डेफिनेशन लिख लोगे और इनके जो टाइप्स हैं वो लिख लोगे और उनको एक्सप्लेन कर दोगे, इट विल बी इनफ फॉर यू ऑल। देन हाइड्रोजन साइकिल। हाइड्रोजन साइकिल आप राइट हैंड साइड में पिक्चर देख पा रहे होगे हाइड्रोजन साइकिल का भी। फिर है मिनरल साइकिल, जो भी हम अर्थ से मिनरल्स निकालते हैं, पेट्रोलियम, मेटल्स, जो भी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, कोयल्स, मिनरल साइकिल में आते हैं। ठीक है,
सो यहाँ तक ये मैंने 2 क्वेश्चन के आंसर आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। बाकी के 2 क्वेश्चन के आंसर भी मैं आपको शाम तक प्रोवाइड कर दूंगा। थर्ड एंड फोर्थ मैं इनके भी आंसर आपको शाम तक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आप वेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि जो मैं नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करूं और आगे की भी वीडियोस तो आप तक वो पहुंच जाए। मैंने आपको बताया था कि मैं वीडियो के एंड में आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, जिससे कि कैसे मैक्सिमम मार्क्स को अचीव किया जा सकता है। तो मेरे पास बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कंटिन्यूअसली कि कितने सीटों पे एक आंसर को लिखें। तो मैं आपको पर्सनली सजेशन देना चाहूंगा। देखो यहाँ पर आपको एक आंसर के 50 मार्क्स मिल रहे हैं। आपको मिनिमम 5, 6, 7 पेजेस फिल करने चाहिए। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन पेपर्स में वर्ड लिमिट भी है, तो उनको ध्यान रख लेना बस। अदरवाइज जहां पर वर्ड लिमिट नहीं दिया गया है वहां पर आप 10, 12, 15 पेजेस भी भर सकते हैं एक आंसर के लिए, और पूरे असाइनमेंट को बनाने के लिए आप 20 से 25 पेजेस भी यूज कर सकते हैं। और अभी रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुआ है। मैंने गाइडलाइन को देखने के बाद सभी स्टूडेंट्स को पहले बताया था कि अपने SOL रोल नंबर, एग्जामिनेशन रोल नंबर, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कोड और सेमेस्टर, ये आप सिर्फ फर्स्ट पेज के टॉप पे लिखोगे और बॉटम में आप सीरियल नंबर और साइन लिखोगे। गाइडलाइन में ऐसा बताया गया था। बट अभी आप अपने क्वेश्चन पेपर को भी देखोगे ना ध्यान से, तो वहां पर लिखा हुआ है कि आपको हर पेज के टॉप पे, फर्स्ट पेज पे तो ये सारी डिटेल लिख ही दोगे, एंड देन हर पेज के टॉप पे आपको स्टूडेंट नेम और SOL रोल नंबर भी लिखना है। ठीक है, तो आप इस चीज में कंफ्यूज मत हो। आप सभी पेजों पे टॉप पे 2 लाइनों में अपना SOL रोल नंबर और आप अपना नाम ये लिख दें जरूर, और नीचे में साइन और पेज नंबर तो दे करना ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि असाइनमेंट कैसे पेजों पे बनाएं। तो असाइनमेंट जो है आप व्हाइट कलर के पेज पे बनाओ, या ये लाइनिंग वाला भी हो सकता है और ये प्लेन भी हो सकता है, बट ये व्हाइट कलर का ही होना चाहिए। पेन कैसा यूज करें? पेन ओनली ब्लू एंड ब्लैक यूज करोगे, और मैंने बीच बीच में आपको स्केचेस भी बनाने के लिए बताया था, तो वो स्केचेस आप पेंसिल से बनाओगे। अदर कोई भी हाईलाइट नहीं करना है, किसी भी टाइप के मार्कर और डिजाइनरी थिंग्सों का यूज नहीं करना है असाइनमेंट में। और PDF बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस ऐप है, आप वो डाउनलोड कर सकते हो, काफी बढ़िया ऐप है। और PDF बनाने के लिए मैं आपको बता दूं, जब आप अपने पूरे असाइनमेंट के आंसर लिख लोगे, सपोज वो 20 पेजेस में आपने लिखा है, तो 20 के 20 पेजेस को आप स्कैन करोगे और उनका एक सिंगल PDF बन जाएगा, और उस सिंगल PDF को आप सेव करके रख लोगे अपने असाइनमेंट के नाम पे। खुलेगा तो आप वहां पर अपलोड कर दोगे। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं या क्वेश्चन है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में भी मुझसे पूछ सकते हो, मैं इंस्टेंटली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।